हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शक्ति व राजनीति तथा राजनीति विज्ञान का संबंध पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम शक्ति की परिभाषा, शक्ति का महत्व, शक्ति के प्रकार, शक्ति के स्रोत आदि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। शक्ति व राजनीति का संबंध विशेषकर आधुनिक राजनीति विज्ञान के संदर्भ में हम पढ़ने जा रहे हैं। प्राचीन काल से राजनीति तथा शक्ति के बीच घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। राजनीति विज्ञान के सभी यथार्थवादी विचारकों का मत है कि शक्ति का तत्व स्वयं मानव स्वभाव में निहित है। अतः सामाजिक जीवन की तरह ही राजनीतिक जीवन में भी शक्ति की अभिव्यक्ति दिखती है। प्राचीन राजशास्त्री कौटिल्य ने राजनीति और शक्ति के आपसी संबंध को अति कुशलता से प्रकट किया है। आधुनिक युग में मैकियावेली, हॉब्स, टस्के, नीत्शे, एरिक कॉफमैन आदि ने भी राजनीति में शक्ति के महत्व को प्रतिपादित किया है। आधुनिक शताब्दी में मार्गेनथाउ नामक विचारक ने बताया है कि सभी स्तर की राजनीति शक्ति संघर्ष मात्र होती है। बेकर का भी मत है राजनीति से शक्ति अपृथक्करणीय है, अर्थात राजनीति और शक्ति में अटूट संबंध है। व्यावहारिक जीवन में भी हम देखते हैं कि राज्य शक्ति के अभाव में कोई जनहितकारी कार्य नहीं कर सकता। शांति व व्यवस्था की स्थापना, बाहरी आक्रमण से रक्षा, न्याय, नागरिक स्वतंत्रता, सामाजिक हित के कार्य आदि सभी के लिए राज्य को शक्ति की आवश्यकता होती है। यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजनीति की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का तत्व अधिक स्पष्ट रूप से सक्रिय दिखता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के संदर्भ में शक्ति की अवधारणा। आधुनिक राजनीति विज्ञान के संदर्भ में शक्ति की अवधारणा का विशिष्ट अध्ययन जॉर्ज कैटलिन तथा हेराल्ड डी लासवेल ने किया है। कैटलिन के अनुसार शक्ति समस्त राजनीतिक जीवन का आधारभूत तत्व है। शक्ति का जन्म इस तथ्य से होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है और इस उद्देश्य से वह अन्य व्यक्तियों की प्रतिद्वंदी एवं बाधक इच्छाओं को नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है। इस प्रक्रिया में व्यक्तियों के बीच इच्छाओं का संघर्ष होता है और इच्छाओं का यह संघर्ष शक्ति के रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार समाज में शक्ति संघर्ष प्रकट होता है। कैटलिन ने नियंत्रण की एक प्रक्रिया के रूप में शक्ति के अध्ययन पर जोर दिया है, किंतु उनका यह भी मत है कि यह नियंत्रण हिंसा अथवा सैनिक शक्ति के रूप में नहीं होना चाहिए। वह नियंत्रण की प्रक्रिया के अध्ययन को इस रूप में स्वीकारता है कि इस समस्या पर विचार किया जाए कि एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की अथवा एक समूह दूसरे अन्य समूहों की अथवा एक संस्था अन्य संस्थाओं के व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करती है। इसी अर्थ में कैटलिन कहते हैं कि नियंत्रण की प्रत्येक प्रक्रिया राजनीति विज्ञान का अंग है। कैटलिन ने राजनीतिक जीवन का मुख्य आधार शक्ति को माना है। उनका मत है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अन्य विषय गौण हैं और इसके अध्ययन का मुख्य विषय शक्ति ही है। उनका निष्कर्ष है राजनीति शक्ति का विज्ञान है। हेराल्ड डी लासवेल ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मूल विषय शक्ति को ही माना है। उनका मत है कि शक्ति की अवधारणा संपूर्ण राजनीति की मूल अवधारणा है। राजनीतिक प्रक्रिया का अर्थ है शक्ति को आकार देना, शक्ति का वितरण करना तथा शक्ति का उपभोग करना, किंतु जहाँ उसने अपनी कृति कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है
में राजनीति विज्ञान में शक्ति के संघर्ष के अध्ययन को महत्वपूर्ण माना है, वहाँ ही इसके बाद की कृति शक्ति और समाज में शक्ति के साथ ही मूल्य के अध्ययन को भी महत्वपूर्ण मान लिया है। इस प्रकार लासपेल ने शक्ति संबंधी अपने विचारों का विस्तार किया है। उसने शक्ति एवं मूल्य की घनिष्ठता को स्वीकार कर लिया और इनके आपसी संबंध को प्रकट किया। उनके मत में शक्ति एवं मूल्य दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और वे एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। शक्ति मूल्यों के वितरण को प्रभावित करती है और मूल्य शक्ति के प्रयोग एवं वितरण को प्रभावित करते हैं। लासवेल का निष्कर्ष है कि शक्ति का अर्थ अन्यों की नीतियों एवं व्यवहार पर प्रभावशाली नियंत्रण रखना है, किंतु यह जरूरी नहीं है कि नियंत्रण के लिए सदैव ही कठोर एवं भौतिक साधन अपनाए जाएं। नियंत्रण का यह कार्य निष्ठा, विश्वास, मूल्यात्मक धारणाओं की मदद से भी किया जा सकता है। अन्य अनेक आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शक्ति की अवधारणा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। जैसे मैरॉन व बेनफील्ड का कथन है, किसी समस्या को संघर्षपूर्ण बनाने वाली अथवा उसका समाधान खोजने वाली सभी गतिविधियां राजनीति है। शक्ति समस्या को संघर्षपूर्ण बनाती है अथवा समस्या का हल ढूंढती है। इसी तरह रॉबर्ट ए डहल का मत है कि शक्ति एक संबंध होती है। कोई व्यक्ति जितनी शक्ति अन्यों की तुलना में अधिक धारण करता है, वह उतना ही शक्तिशाली होता है। केपलान का कथन है, राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी से संबंधित विषय है। शक्ति की अवधारणा के अंतर्गत शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी का अध्ययन किया जाता है। अब शक्ति का प्रयोग एवं इसकी सीमाओं को जानते हैं। सबसे पहले शक्ति का प्रयोग। निश्चित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शक्ति धारक शक्ति का प्रयोग एक साधन के रूप में करता है। व्यवहार में शक्ति का प्रयोग दंड, पुरस्कार, प्रलोभन, धमकी, विभिन्न प्रकार के आर्थिक लाभों व हानियों के रूप में प्रकट होता है। इन्हें शक्ति के साधन अथवा शास्ति कहा जाता है। शक्ति धारक अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इनमें से किसी एक अथवा अनेक शास्तियों का प्रयोग करता है। प्रायः इन शास्तियों का विवेकपूर्ण प्रयोग करने पर शक्ति धारक को सफलता मिलती है, किंतु परिस्थितियों के विपरीत होने पर उसे असफलता भी मिलती है। शक्ति के प्रयोग की सीमाएं। शक्ति दो अथवा दो से अधिक पक्षों के बीच एक विशेष प्रकार के संबंध की स्थापना करती है, अतः उसका निरपेक्ष प्रयोग संभव नहीं होता। दूसरे शब्दों में शक्ति का पूर्ण स्वेच्छाचारी, निरंकुश अथवा असीमित प्रयोग संभव नहीं होता। वस्तुतः शक्ति का प्रयोग सदैव ही सापेक्ष होता है, अर्थात शक्ति के प्रयोग पर अनेक मर्यादाओं, अंकुशों, सीमाओं का प्रतिबंध रहता है। शक्ति का प्रयोग उसके उद्देश्यों व लक्ष्यों से मर्यादित होता है। इसके अलावा शक्ति के प्रयोग पर इतिहास, परंपरा, धर्म, नैतिक मूल्यों आदि का प्रतिबंध भी क्रियाशील रहता है। किसी समाज की राजनीतिक विकास की अवस्था एवं राज्य व्यवस्था का रूप भी शक्ति के प्रयोग पर विभिन्न प्रतिबंध लगाता है। उदाहरण के लिए लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में जनमत अथवा दबाव समूहों का प्रभाव शक्ति पर प्रतिबंध का कार्य करते हैं। शक्ति के प्रयोग पर परिस्थितियों का भी प्रतिबंध होता है। अब हम शक्ति की अवधारणा या शक्ति की प्रभाव, बल और सत्ता से तुलना करके देखेंगे। यद्यपि शक्ति, प्रभाव, बल तथा सत्ता में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है,
किंतु वास्तव में यह विभिन्न अवधारणाएं हैं। इनके पारस्परिक अंतर को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। सबसे पहले हम लेंगे शक्ति एवं प्रभाव में अंतर। यह इस प्रकार है। शक्ति तथा प्रभाव राजनीति विज्ञान की न केवल दो प्रमुख अवधारणाएं हैं, अपितु उनमें पर्याप्त घनिष्ठ संबंध भी है। कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार प्रभाव गुप्त शक्ति है। यह न्यूनाधिक अंश में शक्ति का अमूर्त रूप है। शक्ति तथा प्रभाव दोनों में पारस्परिक अनुपूरकता का संबंध दिख पड़ता है। ब्रचाश एवं बारात के अनुसार शक्ति एवं प्रभाव दोनों बौद्धिक एवं संबंधात्मक है और एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। दोनों औचित्यपूर्ण होने पर प्रभावशाली होते हैं और अन्यों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। कई बार यह जानना कठिन होता है कि किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार में परिवर्तन शक्ति के प्रयोग के कारण हुआ है अथवा प्रभाव के प्रयोग के कारण। इस घनिष्ठता के बावजूद दोनों में पर्याप्त अंतर है। प्रायः शक्ति एवं प्रभाव एक साथ पाए जाते हैं। उन्हें हम एक ही व्यक्ति में केंद्रित देख सकते हैं, किंतु हमेशा ऐसा नहीं होता। यह संभव है कि कभी कभी शक्ति एक स्थान पर होती है और प्रभाव दूसरे स्थान पर। ये दोनों दो भिन्न व्यक्तियों में भी केंद्रित हो सकते हैं। शक्ति व प्रभाव की तुलना इस तरह की जा सकती है। शक्ति भौतिक तत्व है, प्रभाव नैतिक तत्व है। शक्ति को बाह्य तत्व भी कहते हैं, यह बाध्यकारी होती है, किंतु प्रभाव एक नैतिक तत्व है और आंतरिक तत्व है। यह बाध्यकारी नहीं होता, बल्कि इसमें अनुनय का भाव निहित होता है। शक्ति मूर्त एवं प्रभाव अमूर्त है। यह एक भौतिक तत्व है, अतः उसका परिणाम स्पष्टतः दिखाई देता है, किंतु प्रभाव एक नैतिक तत्व है, एक मानसिक क्रिया है, अतः इसका प्रयोग और परिणाम स्पष्टतः दिखाई नहीं देते। अनुपालन की दृष्टि से भी शक्ति निर्विकल्प है और प्रभाव सविकल्प है। एक बाध्यकारी तत्व है, अतः जिस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसे इसकी अनुपालना करनी होती है। उसके पास अन्य कोई विकल्प होता ही नहीं है। किंतु प्रभाव अनुनय की मानसिक क्रिया है। जिस पर इसका प्रभाव किया जाता है वह इसकी अनुपालना के लिए विवश नहीं होता। उसके पास इसकी अनुपालना के अलावा अन्य विकल्प भी होते हैं। शक्ति कटुता को और प्रभाव सद्भाव को उत्पन्न करते हैं, अर्थात इन दोनों का प्रभाव भी अलग अलग होता है। शक्ति बाध्यकारी एवं निर्विकल्प होती है, अतः जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है उनमें कटुता उत्पन्न हो जाती है। किंतु प्रभाव नैतिक एवं मानसिक क्रिया है, अतः प्रभावित व्यक्ति एक प्रभावशाली के बीच एक मानसिक सामंजस्य पैदा होता है और अंततः जो सद्भाव को पैदा करता है। शक्ति अप्रजातांत्रिक है और प्रभाव प्रजातांत्रिक है। शक्ति धारक शक्ति के प्रयोग के लिए स्वतंत्र होता है। जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है उनकी सहमति की शक्ति धारक को जरूरत नहीं होती। शक्ति बाध्यकारी है और कटुता को भी उत्पन्न करती है। इस लक्षण के कारण ही शक्ति को अप्रजातांत्रिक कहा जाता है। और प्रभाव जो है वह सद्भाव को उत्पन्न करता है, आंतरिक सहमति को उत्पन्न करता है, इसलिए उसे प्रजातांत्रिक माना जाता है। शक्ति का क्षेत्र सीमित है और प्रभाव का क्षेत्र असीमित है। शक्ति एक भौतिक तत्व है और उसका प्रयोग निश्चित क्षेत्र में ही किया जा सकता है, किंतु प्रभाव एक मानसिक क्रिया है। यह एक विचार के रूप में प्रकट होती है, अतः इसका प्रयोग और प्रभाव का क्षेत्र असीमित हो सकता है। अब हम देखेंगे शक्ति एवं बल में क्या अंतर है। शक्ति और बल ये दोनों भिन्न अवधारणाएं हैं, किंतु कुछ विद्वान इसे प्रायः समानार्थक मानते हैं। जैसे सोफिस्ट विचारक थ्रेसिमेकस शक्ति और बल में भेद नहीं करते हैं और शक्ति के हित को या शक्तिशाली के हित को ही न्याय मानते हैं। आधुनिक युग में हेराल्ड स्प्राउट एवं मार्गरेट स्प्राउट ने शक्ति का अर्थ सैनिक शक्ति माना है, किंतु वास्तव में शक्ति एवं बल में अंतर होता है। हंस जे मार्गेनथाउ ने शक्ति का अर्थ राजनीतिक शक्ति माना है,
और इसे सैनिक शक्ति से भिन्न माना है। इनके अंतर को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है, समझा जा सकता है। शक्ति अमूर्त है, बल मूर्त है। शक्ति सदैव अदृश्य, अप्रकट, अमूर्त होती है। बल सदैव दृश्य, प्रकट और मूर्त होता है। इसका कारण यह है कि शक्ति अपनी प्रकृति से बल की तुलना में एक मनोवैज्ञानिक क्षमता है, जबकि बल एक भौतिक क्षमता है। मनोवैज्ञानिक क्षमता और भौतिक क्षमता। इसीलिए परिभाषा रॉबर्ट वायरस्टेड की है कि शक्ति वास्तविक बल प्रयोग नहीं है, बल्कि बल प्रयोग की संभावना या क्षमता है। बाध्यता की मात्रा में भी शक्ति और बल में अंतर पाया जाता है। शक्ति की तुलना में बल बाध्यकारी एवं दमनात्मक होता है। बल प्रतिद्वंदी पक्ष पर शास्तियों की व्यवस्था करता है, अर्थात प्रतिबंधों की व्यवस्था करता है। शक्ति विस्तृत अवधारणा है। बल की तुलना में कुछ विद्वानों का मत है कि शक्ति के प्रभाव एवं बल, शक्ति में प्रभाव एवं बल दोनों ही पाए जाते हैं, किंतु अप्रकट शक्ति में बल की तुलना में प्रभाव अधिक होता है, जबकि प्रकट शक्ति में प्रभाव की तुलना में बल अधिक होता है। वस्तुतः शक्ति निर्णय लेती है और साध्य तय करती है। इन साध्यों की प्राप्ति के लिए शक्ति द्वारा बल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार शक्ति के लिए बल एक साधन या उपकरण है। यद्यपि इन दोनों की संबंधों की प्रकृति बहुत जटिल है, इसीलिए शक्ति और बल को समानार्थक मान लिया जाता है। इन दोनों में घनिष्ठ संबंध भी है और अंतर भी है। प्रायः यह कहा जाता है कि शक्ति में बल निहित रहता है, अर्थात बल शक्ति का एक अंग या उपभाग है। शक्ति में बल उसी प्रकार निहित रहता है जैसे बादल में बिजली अथवा लकड़ी में अग्नि। इन दोनों की घनिष्ठता एवं अंतर को रॉबर्ट वायरस्टेड ने इस प्रकार प्रकट किया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। इसी तरह मार्गेंथौ ने भी दोनों का अंतर करते हुए कहा है कि शक्ति द्वारा बल यानी सैनिक शक्ति या बाध्यकारी भौतिक शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, किंतु तब यह माना जाता है कि शक्ति का अंत, अर्थात राजनीतिक शक्ति का अंत हो गया है। अब हम देखेंगे शक्ति एवं सत्ता में क्या अंतर है। ये दोनों ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं, अवधारणाएं हैं, जिन्हें अक्सर बल के तरह ही समानार्थक शब्दों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किंतु ये दोनों भिन्न अर्थ रखते हैं और भिन्न अवधारणाओं की ओर संकेत करते हैं। शक्ति में सदैव बाध्यता का भाव निहित रहता है, चाहे वह बल से भिन्न होती है। सत्ता को कानूनी तौर पर शक्ति के प्रयोग का अधिकार होता है, किंतु स्वयं सत्ता शक्ति से भिन्न होती है। सत्ता ही शक्ति को वैध मतलब कानूनी आधार प्रदान करती है, अर्थात सत्ता के बिना शक्ति गैर कानूनी होती है। कार्ल जे फ्रेडरिक ने कहा है, सत्ता शक्ति का एक प्रकार नहीं, यह एक ऐसी चीज है जो शक्ति को उत्पन्न करती है, परंतु स्वयं शक्ति नहीं है। संक्षेप में इनके अंतर को इस तरह समझा जा सकता है। सत्ता व शक्ति व्यक्ति की भिन्न प्रवृत्तियों से संबंधित है। व्यक्ति में दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां पाई जाती है, शक्ति की कामना तथा सहयोग की कामना। व्यक्ति की शक्ति की कामना व्यक्तियों में शक्ति संघर्ष को जन्म देती है, किंतु व्यक्ति की सहयोग की कामना समाज को जन्म देती है। यह उल्लेखनीय है कि व्यक्ति में शक्ति की प्रवृत्ति की तुलना में सहयोग की प्रवृत्ति अधिक बलवान होती है। अतः व्यक्ति को न केवल समाज की स्थापना में सफलता मिली है, अपितु वह सदैव एक संगठित एवं सुव्यवस्थित समाज की कामना भी करता है। इसलिए व्यक्ति द्वारा राज्य की भी स्थापना की गई है। व्यक्ति की यह शक्ति संबंधी प्रवृत्ति ही राज्य व्यवस्था में शक्ति के रूप में दिखती है। उसकी सहयोग की प्रवृत्ति राज्य व्यवस्था में सत्ता के रूप में दिखती है। शक्ति भौतिक तत्व है, वहीं सत्ता वैधानिक तत्व है। शक्ति में बल निहित रहता है,
अपने इन लक्षणों के कारण शक्ति को भौतिक तत्व माना जाता है। यह राज्य में प्रभुत्व के रूप में प्रकट होती है और राज्य व्यवस्था को भौतिक आधार प्रदान करती है। सत्ता जन सहमति पर आधारित होती है और इसमें प्रभाव निहित होता है। यह राज्य में वैधानिक तत्व के रूप में दिखती है और राज्य व्यवस्था को वैधानिक आधार देती है। शक्ति साधन है, सत्ता करता है। सत्ता किसी पद में निहित अर्थात संस्थागत होती है, निश्चित होती है, मूर्त होती है और वैधानिक भी होती है। इसी कारण राज्य व्यवस्था में कर्ता की भूमिका निभाती है, यानी राज्य व्यवस्था का कार्य करती है। इसके विपरीत शक्ति असंस्थागत, अनिश्चित एवं अमूर्त होती है। यह अपनी प्रकृति से वैधानिक भी नहीं होती, अतः शक्ति किसी भी राज्य व्यवस्था में कर्ता की भूमिका निभाने में असमर्थ होती है। किसी राज्य व्यवस्था में सत्ता ही कर्ता की भूमिका निभाती है और शक्ति को एक साधन के रूप में प्रयोग करती है, किंतु यह स्वयं सत्ता जो है वह प्रयोग तो करती है, लेकिन वह स्वयं में कोई वैधानिक सत्ता या शक्ति नहीं मानी जाती, वह एक प्रयोग करता है। मूल्य की दृष्टि से भी शक्ति और सत्ता में अंतर है। शक्ति एक साधन है, यह मूल्य निरपेक्ष होती है, किंतु सत्ता सदैव मूल्य सापेक्ष होती है। परंपरा, रीति रिवाज, इतिहास, कानून, जनमत द्वारा स्वीकृत मूल्यों को सत्ता स्वीकार करती है। इस अंतर के कारण यह विवेक युक्त और शक्ति विवेक निरपेक्ष होती है। जब शक्ति सत्ता के अधीन कार्य करती है तो यह सत्ता के नियंत्रण के कारण मूल्यात्मक एवं विवेक युक्त ढंग से कार्य करती है तथा ये व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होती है। किंतु जब शक्ति सत्ता से स्वतंत्र होकर कार्य करती है तो यह मूल्य विरोधी, विवेकहीन, स्वेच्छाचारी हो जाती है और समाज में असंतोष एवं बिखराव पैदा करती है। वस्तुतः सत्ता के नियंत्रण से मुक्त शक्ति अत्याचार पूर्ण होती है और इसे गैर कानूनी माना जाता है। प्रत्यायोजन संबंधी अंतर भी देखने को मिलता है। सत्ता का निवास किसी पद या संस्था में होता है, यह निश्चित होती है, इसकी प्रकृति वैधानिक होती है और उच्च सत्ता द्वारा किसी निम्न सत्ता को अपनी सत्ता का प्रत्यायोजन डेलीगेशन किया जा सकता है, किंतु शक्ति के उपरोक्त गुण एवं लक्षण नहीं पाए जाते। अतः उसके द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन भी नहीं किया जा सकता। प्रत्यायोजन से आप अर्थ स्वीकार करते होंगे, आपको पता होगा प्रत्यायोजन शब्द का अर्थ, जब कोई उच्च सत्ता अपनी अधीनस्थ सत्ता यानी निम्न सत्ता को अपना विधिक कानूनी एजेंट स्वीकार कर लेती है और उसे कुछ निश्चित कार्य करने का अधिकार देती है, तो इस प्रक्रिया को राजनीति व कानून की भाषा में सत्ता का प्रत्यायोजन कहा जाता है। यह उल्लेखनीय है कि उच्च सत्ता के पास यह अधिकार सदैव बना रहता है कि वह कभी भी एजेंट को सौंपे गए अधिकारों को वापस ले ले। यद्यपि शक्ति व सत्ता में उपरोक्त अंतर है और वे दो भिन्न अवधारणाएं हैं, किंतु व्यवहार में वे परस्पर अनुपूरक भी है और इसलिए इनमें घनिष्ठ संबंध भी पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि दोनों ही किसी भी राज्य व्यवस्था की रचना एवं सफल संचालन के लिए अनिवार्य है। यदि किसी राज्य व्यवस्था में शक्ति अथवा सत्ता में से किसी एक का अभाव हो अथवा शक्ति व सत्ता में परस्पर तीव्र विरोध पैदा हो जाए तो उस राज्य व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और उसका अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। शक्ति की अवधारणा की आलोचना। मैं आशा करती हूँ कि आपको शक्ति की अवधारणा समझ में आई होगी। अब हम इस अवधारणा की आलोचना के बारे में देखते हैं। बर्ट्रैंड रसेल वह पहला चिंतक है जिसने राजनीति में शक्ति की भूमिका की कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। उनके अनुसार राज्य में चाहे वह पूंजीवादी हो अथवा साम्यवादी, राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण से कहीं अधिक घातक है। वह मानते हैं कि राज्य की शक्ति में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उतनी ही खतरनाक है जितनी घरेलू राजनीति के क्षेत्र में। निष्कर्ष रूप में शक्ति की अवधारणा के बारे में आवश्यक तथ्य समझ लेते हैं।
वर्तमान समय में शक्ति की धारणा ने पर्याप्त महत्व और लोकप्रियता प्राप्त कर ली है। जॉर्ज कैटलिन व हेराल्ड टी लासवेल की चर्चा हम कर चुके हैं। इस धारणा पर विस्तार से विचार व्यक्त किए हैं। लासवेल वर्तमान युग का सबसे अधिक प्रसिद्ध व प्रभावशाली शक्ति शोधकर्ता है। उनका विचार है कि यह एक शक्ति प्रक्रिया नहीं है, वरन यह समाज के मूल्यों की स्थिति एवं बनावट में परिवर्तन का अध्ययन है। अतः राजनीति विज्ञान में शक्ति व मूल्य दोनों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए और इन दोनों की परस्पर निर्भरता को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। अपनी पुस्तक कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है में लासवेल ने स्पष्ट किया है कि उच्च राजनीतिक वर्ग के पास जो शक्ति होती है उसका स्रोत क्या होता है। यह पुस्तक मुख्य रूप से उन साधनों का वर्णन करती है जिसके माध्यम से उच्च वर्ग के लोग शक्ति के पद पर पहुंचते हैं और कायम रहते हैं, अपनी सुरक्षा और आदर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यदि हम राजनीतिक विचार को बदलते हुए मूल्यों के रूप में अध्ययन माने तो लासवेल की यह पुस्तक संपूर्ण प्रक्रिया के केवल एक छोटे भाग मात्र को ही अभिव्यक्त करती है। अनेक विचारकों ने लासवेल की इस धारणा को एक संकीर्ण विचारधारा माना है, क्योंकि इनके अनुसार लासवेल ने राजनीति विज्ञान की संपूर्ण विषय वस्तु को शक्ति के लिए संघर्ष मान लिया है। इसके बाद लासवेल की एक अन्य पुस्तक शक्ति एवं समाज, पावर एंड सोसाइटी प्रकाशित हुई और इस पुस्तक में उन्होंने मूल्यों के वितरण को भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित कर लिया। वस्तुस्थिति यह है कि शक्ति तो सामाजिक व्यवस्था के लिए नितांत आवश्यक है और शक्ति के बिना किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। केवल शक्ति की अति शक्ति के दुरुपयोग के साथ ही भ्रष्टाचार को जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार एक नैतिक धारणा के रूप में सत्यमेव जयते नितांत औचित्यपूर्ण विचार है और मानवीय जीवन में हमारा आदर्श यही होना चाहिए। वस्तुस्थिति यह भी है कि सत्य के पीछे शक्ति का बल होने पर ही उसके विजय की आशा की जा सकती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण से सत्य और शक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं। पास्कल के अनुसार न्याय और शक्ति के संयोजन की आवश्यकता होती है। इसी कारण प्रारंभिक काल से लेकर वर्तमान राजनीतिक विज्ञान विषय के विद्वानों द्वारा शक्ति के महत्व को स्वीकार किया जाता रहा है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे अन्य अध्याय के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।